हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट गौरव व्यास आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल अवेयरनेस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। इससे पहले हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पार्ट 2 प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशनल वीडियो लेक्चर सीरीज के क्रम में ये हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें हम नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को कवर करेंगे। इसी के साथ कॉन्स्टिट्यूशंस का जो बेस है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल पर। फ्रेंड्स, किसी भी देश में संविधान के दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। पहला स्वरूप है संविधान का एकात्मक होना, दूसरा स्वरूप है संविधान का संघात्मक होना। फ्रेंड्स, एकात्मक संविधान वह संविधान होता है जिसमें सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती हैं। एक ही सरकार इस प्रकार के संविधान में शक्तिशाली होती है। वहीं दूसरी ओर इसके विपरीत संघात्मक संविधान व्यवस्था होती है। संघात्मक संविधान व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित रहती हैं। शक्तियों का इस प्रकार विभाजन संविधान के द्वारा ही किया जाता है। फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी विशेषताएं जो भारत के संविधान को एक परिसंघात्मक संविधान बनाती हैं? आइए डिस्कस करते हैं। कुछ फीचर्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशंस में दिए हुए हैं। उन्हीं फीचर्स के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। मुख्यतः 5 ऐसी विशेषताएं बताई गई हैं जिनके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत का संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। परिसंघात्मक संविधान से तात्पर्य आप समझ गए हैं कि शक्तियों का जिसमें विभाजन होता है, पार्टीशन होता है। राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं होती हैं। अपने अपने क्षेत्र में दोनों सरकारें सार्वभौम होती हैं और अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र होती हैं। फ्रेंड्स, पहली विशेषता, संविधान के अंतर्गत शक्तियों का विभाजन होना चाहिए संघीय शासन व्यवस्था में। दूसरा, संविधान की सर्वोपरियता होना चाहिए। तीसरा, संविधान का लिखित होना चाहिए। चौथा, संविधान का रिजिटेड नेचर होना चाहिए। पांचवा, न्यायपालिका का प्राधिकार होना चाहिए। ये 5 विशेषताएं हमारे संविधान में दृष्टिगोचर होती हैं। इस कारण हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। संविधान की सर्वोपरियता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि संविधान का लिखित होना चाहिए। संविधान का लिखित होने से केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद की स्थिति कम उत्पन्न होती है। यदि केंद्र और राज्यों का जो मिलन होता है वह उनकी शर्तों के आधार पर राज्य केंद्र में मिलते हैं। अतः यदि ये शर्तें लिखित में ना होकर के मान्यताओं परंपराओं के आधार पर अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो एक दूसरे केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र को वायलेट कर सकती है, अतिक्रमण कर सकती है और केंद्र और राज्य के बीच हमेशा विवाद की स्थिति बनी रहेगी। इस विवाद को सॉर्ट आउट करने के लिए संविधान का लिखित होना आवश्यक है। संविधान लिखित होगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अपने अपने दायित्व निर्धारित कर दिए जाएंगे, अपनी अपनी शक्तियां निर्धारित कर दी जाएंगी और सरकारें अपने अपने दायरे में रहकर कार्य करेंगी। संविधान की सर्वोपरियता को बनाए रखने के लिए संविधान का लिखित होना भी आवश्यक है। फ्रेंड्स, सर्वोपरियता परिसंघ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्षण है, बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है संघीय संविधान में संविधान की सर्वोपरियता। क्योंकि संघीय संविधान के अंतर्गत संविधान को सर्वोच्च विधि माना जाता है उस देश की। सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कहा जाता है संविधान को देश में। सारी विधियां संविधान के अनुसार ही पारित की जाती हैं। संविधान के पैरेलल सारे देश का कानून संविधान के पैरेलल चलता है। यदि संविधान को वायलेट करता है तो वह उस मात्रा तक शुरू होता है। इसलिए संविधान की सर्वोपरियता परिसंघात्मक संविधान के लिए आवश्यक है और ये गुण हमें भारत के संविधान में देखने को मिलता है। संविधान सर्वोपरि कैसे है? संविधान सर्वोपरि इस प्रकार से है कि सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का संगठन और अधिकार क्षेत्र सब संविधान से ही निर्धारित किया जाता है
और तीनों संस्थाएं संविधान के नियंत्रण में रहकर कार्य करती हैं। फ्रेंड्स, न्यायपालिका पर यह प्राधिकार सौंपा जाता है परिसंघात्मक संविधान में कि न्यायपालिका संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करे। यदि सरकारें संविधान का वायलेशन करती हैं, यदि एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र को वायलेट करती है, तब संविधान के उपबंधों का निर्वचन करने का अंतिम दायित्व सुप्रीम कोर्ट का होता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो संविधान का निर्वचन किया जाता है वह अंतिम होता है और भारत के सभी प्राधिकारियों पर बाध्य होता है। फ्रेंड्स, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोपरियता, संविधान का रेजिस्ट्रेड नेचर का मतलब है कि संविधान का अनम्य होना आवश्यक है। संविधान की सर्वोपरियता बनाए रखने के लिए संविधान का अनम्य होना आवश्यक है। अनम्यता से तात्पर्य है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जटिल होना चाहिए। सरकारें अपने मनमाने तरीके से संविधान में संशोधन ना कर सके। संशोधन की प्रक्रिया जटिल होना चाहिए। इसी को कहते हैं संविधान की अनम्यता का गुण। संविधान की सर्वोच्चता के लिए, सर्वोपरियता के लिए संविधान का अनम्य होना भी आवश्यक है। संविधान का लिखित होना भी आवश्यक है और कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी को बचाने के लिए न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका से सेपरेट रखना भी आवश्यक है। फ्रेंड्स, न्यायपालिका निष्पक्ष और एक स्वतंत्र बॉडी के रूप में कार्य करती है। ये परिसंघीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। अतः हम इन सभी 5 पॉइंट पर डिस्कस करने के बाद में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारत का संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। उसमें ये सारे लक्षण पाए जाते हैं जो कि परिसंघात्मक संविधान के लिए आवश्यक है, जैसे कि शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्य के मध्य, संविधान की सर्वोपरियता, संविधान का लिखित होना और संविधान का रेजिस्ट्रेड नेचर, 5वां न्यायपालिका का प्राधिकार। फ्रेंड्स, ये 5 विशेषताएं हमारे संविधान में मौजूद है। इसके विपरीत कुछ विद्वान संविधान के बारे में अपना मत प्रकट करते हैं कि भारत का संविधान परिसंघात्मक संविधान कम है, एकात्मक अधिक है। प्रोफेसर हियर्स कहते हैं कि भारत के संविधान में जो परिसंघात्मक तत्व हैं वे सहायक हैं, एकात्मक तत्व अधिक देखने को मिलते हैं। जबकि जेनिंग्स ये कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक परिसंघात्मक संविधान के साथ साथ में उसमें केंद्रीकरण की प्रबल प्रवृत्ति पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इन मतों को हम सुप्रीम कोर्ट के एक केस के साथ कंपैरिजन करते हुए लेते हैं, उससे पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर क्या है और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के निर्वचन को करते हुए क्या डिसीजन दिया है संविधान के नेचर के बारे में। एसआर वॉम्बेज वर्सेस भारत संघ 1994 का एक केस है। इस केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये निर्णय दिया गया कि भारत का संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है और ये भी कहा कि परिसंघवाद संविधान का आधारभूत ढांचा है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे टिप्पणी करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया और ये कहा कि हमारे संविधान में परिसंघवाद के जो फैक्ट है उनके साथ साथ कुछ ऐसे फैक्ट भी है जो कि संविधान को परिसंघात्मक स्वरूप से निकाल करके एकात्मक स्वरूप में एस्टेब्लिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, एकात्मक स्वरूप के तत्व भी हमारे संविधान में विद्यमान है। वे आपातकाल में, विशेष परिस्थितियों में, संकट काल के लिए संविधान में उन प्रावधानों को समाविष्ट किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन ये सिर्फ अपवाद है, विशेष परिस्थितियों के लिए है। सामान्य परिस्थितियों में इन उपबंधों का महत्व नहीं रहता। फ्रेंड्स, अपवाद कभी नियम नहीं होते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सामान्य परिस्थितियों में हमारा संविधान एक परिसंघात्मक स्वरूप को धारण किए रहता है और किन्हीं विशेष परिस्थितियों में ये जो संविधान है परिसंघात्मक स्वरूप से निकल करके एकात्मक स्वरूप में आ जाता है, सिर्फ विशेष परिस्थितियों के कारण। देश में संकट काल, इमरजेंसी या देश की एकता और सुरक्षा के लिए इन प्रावधानों को संविधान निर्माताओं ने संविधान में समाविष्ट किया है। जैसे कि 352 इमरजेंसी आपातकाल जब देश में लगाया जाता है उस समय केंद्र को राज्य के विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है। इसी प्रकार 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है।
इस प्रकार 360 की फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करती है। इन तीनों इमरजेंसियों में राज्य की शक्ति केंद्र में आ जाती है और केंद्र जो है राज्य सूची के विषय पर अपनी विधि बनाता है। ये इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं ये सिर्फ इमरजेंसी टाइम के लिए है, विशेष परिस्थितियों के लिए है। इसके अलावा कुछ और फैक्ट हैं जो कि हमारे संविधान को एकात्मक स्वरूप प्रदान करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे कि राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 155 और 156 के अंतर्गत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। फ्रेंड्स, इस प्रकार के उपबंधों से ये नहीं कहा जा सकता कि भारत का संविधान एकात्मक हो गया है। राज्यपाल प्रत्येक राज्य में संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाते हैं, जबकि हेड ऑफ द स्टेट चीफ मिनिस्टर होते हैं और राज्यपाल हमेशा ही मंत्रिमंडल के परामर्श से कार्य करते हैं। जब भी कोई राज्य का विधानमंडल जब भी कोई विधि पारित करता है तो वो राज्यपाल की अनुमति के लिए जाता है और राज्यपाल जो है उसको राष्ट्रपति के लिए भी रेफर कर सकता है। राष्ट्रपति अपनी वीटो पावर यूज कर सकता है, लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि राष्ट्रपति ने अपने वीटो पावर को बहुत ही रेयर कैटेगरी में यूज किया है। केरल एजुकेशन बिल का मामला है, तब एक बार राष्ट्रपति ने अपने वीटो पावर को यूज करते हुए विधेयक को वापस भेजा था। ये सिर्फ एक सिंगल केस है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 155, 156 से संविधान का नेचर नहीं बदल जाता है। राज्यपाल राज्य में एक संवैधानिक प्रमुख की भूमिका निभाते हैं, ना कि हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट चीफ मिनिस्टर है। इसी प्रकार आर्टिकल 249 उसको देखने से भी ये लगता है कि कुछ विद्वान है जो अपना मत देते हैं, प्रोफेसर्स इसके बारे में कहते हैं कि 249 आर्टिकल है, इसका नेचर एकात्मक नेचर है। ऐसा नहीं है। कुछ प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशंस में इसलिए रखे गए हैं कि मान लिया जाए कभी जो लोकल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट है उन पर विधि बनाने की शक्ति राज्य सरकार को है और नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट है उन पर विधि बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्षेत्रीय विषय राष्ट्रीय विषय में तब्दील हो जाया करते हैं समय और परिस्थितियों के अनुसार। जब समय और परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्रीय विषय राष्ट्रीय महत्व का स्वरूप धारण कर लेते हैं, उस समय ये आवश्यकता महसूस होती है कि केंद्र राज्य के विषय पर विधि बनाए। इसके लिए एक सरल सा तरीका हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं के द्वारा अपनाया गया आर्टिकल 249, राष्ट्रीय महत्व के विषय पर केंद्र की विधि बनाने की शक्ति। इसमें होता क्या है, राज्यसभा अपने 2/3 मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास करती है और उस रेजोल्यूशन पास करने के बाद में केंद्र सरकार को ये शक्ति दी जाती है कि वह नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट पर राज्य के लिए विधि बनाए। तो फ्रेंड्स, यदि 249 का प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं डाला गया होता राज्यसभा वाला, तो फिर नेशनल जो लोकल इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट था वो नेशनल इंपॉर्टेंस में तब्दील होने पर उसके लिए विधि बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को संविधान में अमेंडमेंट करके प्रदान की जाती। उसमें अमेंडमेंट करना पड़ता, तब कहीं जाकर के इस प्रकार के विधियों को बनाने का प्राधिकार सरकार को मिल पाता। तो फ्रेंड्स, संविधान में संशोधन किए बिना एक बीच का रास्ता निकाला संविधान निर्माताओं ने। नेशनल इंपॉर्टेंस पर विधि बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति राज्य सरकार के द्वारा और राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा प्रदान की जाती है। और यहाँ गौरतलब है कि जो राज्यसभा में मेंबर होते हैं वे राज्यों का ही तो प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हीं के द्वारा ही तो ये शक्ति केंद्र को प्रदान की जाती है। तो इससे ये कहा जा सकता है कि हमारे संविधान ने परिसंघात्मक स्वरूप की जगह एकात्मक स्वरूप धारण कर लिया? नहीं कहा जा सकता। आर्टिकल 352, 356 और 360 इनके आधार पर भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो एक इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं, वही आवश्यक भी है देश की सुरक्षा और संकट के लिए। फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं हम आर्टिकल 2 और 3। उनको देखने से भी ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान में एकात्मक लक्षण प्रतीत होते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए उसकी ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक राजनीतिक गतिविधियां भी जिम्मेदार होती हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में संविधान निर्माताओं के द्वारा इस प्रकार के आर्टिकल को समाविष्ट किया गया।
कि केंद्र को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वह राज्य के निर्माण, नए राज्यों को बनाना, राज्यों के नाम बदलना, उनकी बाउंड्रीज बदलना, इन सब का प्राधिकार संसद को दिया गया है। ये देश की एकता के लिए आवश्यक है और देश की सुरक्षा के हिसाब से ही आवश्यक है। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में क्षेत्रीय अखंडता की बजाय राष्ट्रीय अखंडता पर अधिक महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय अखंडता को ज्यादा महत्व दिया गया है, इसलिए इस प्रकार के संविधान में हमारे जो प्रावधानों को संविधान निर्माताओं के द्वारा समाविष्ट किया गया। तो फ्रेंड्स, हम कुछ प्रोफेसर्स का मत देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट का मत लेते हैं, एसआर बॉम्बे वर्सेस भारत संघ, और इधर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ ऐसे प्रोविजंस देखते हैं जिसमें एकात्मक स्वरूप परिलक्षित होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। इनका सबका कंपैरिजन करते हुए, एक एनालाइज करते हुए निकालते हैं निष्कर्ष कि भारत का संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। हालांकि उसमें कुछ इस प्रकार के तत्वों का समावेश किया गया है जिनसे उसका एकात्मक स्वरूप दर्शित होता है। ये सिर्फ आपातकाल के लिए है, सामान्य परिस्थितियों के लिए नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस पर, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर के आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर के माध्यम से आपको नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन समझने में बहुत सहायता मिली होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।